नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यूपी का 10वां बजट और सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। आपको बता दें, विधानसभा जहां मुख्यमंत्री योगी 1000 आदित्यनाथ करोड़ रुपए से अधिक का अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। बजट की जो हाइलाइट्स हैं, जो आपने देखा है, इसमें 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई है। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। यानी ये परिसंपत्तियों के नवनिर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और इकोनॉमी की यानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। और यहीं से रोजगार का सृजन भी होता है। ये रोजगार सृजन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। ये बजट का मुख्य हाइलाइट्स है। आपने इस चीज को बजट में देखा होगा। बजट भाषण जब वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने इस बात को गौर किया होगा कि बजट में जो हमारी एफआरबीएम की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। तीसरा है, यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बेमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। 2017 में जिस राज्य में ऋणग्रस्तता थी और वह उसकी 30% से अधिक थी, उसे घटा करके हम लोगों ने अगले ही 2-3 वर्षों के अंदर 27% में लाने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन 3 वर्ष का जो कोविड कालखंड था, इसके कारण यह सीमा बढ़ी थी। हम इसे फिर से 27% में लाने में सफल हुए हैं और हमारा इस वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य है कि हम इसको 23% तक लेके आ जाएं। यानी जो रिजर्व बैंक ने तय किया है कि किसी भी राज्य की जो कुल जीएसडीपी होगी उसकी 30% से अधिक ऋण उस पर नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जिस राज्य के पास जो भी एफआरबीएम की सीमा तय की गई है उसके अधीन उत्तर प्रदेश ने अपने वित्तीय प्रबंधन को रखा है और उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता उसी के अधीन उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। ये हमारा कुशल वित्तीय अनुशासन भी है। बिना अतिरिक्त टैक्स लगाए हुए उत्तर प्रदेश के अंदर वेलफेयर की स्कीम को, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम को और प्रत्येक सेक्टर में नई
ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए विकास के नित नए सोपान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, उसके बल पर उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। देश की जो टॉप 3 इकोनॉमी है उनमें से उत्तर प्रदेश की एक है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, हमने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अब अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है इसको हम 2.24% तक के नीचे लेके आने में सफल हुए हैं। यह स्थिति 2017 के पहले यह लगभग 17 से 19% तक था। आज इसको हम नीचे करने में सफल हुए हैं। जॉब लेड ग्रोथ को लेकर के हम लोगों ने इस पूरे बजट की जो हमारी सोच है, युवाओं के प्रति समर्पित भाव के साथ जो भी ग्रोथ हो वह उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी हो और युवाओं के एम्प्लॉयमेंट पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए एमएसएमई, स्टार्टअप, ओडीओपी और स्थानीय उद्यमियों को विकसित करते हुए बृहद निवेश की नई योजना के साथ उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के रूप में भी एक बड़ी भूमिका के साथ आगे बढ़ाने का तय। और इसके लिए आपने बजट में इन चीजों को देखा होगा, कैसे उत्तर प्रदेश ने अब उस दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के आज जो बड़ी घोषणाएं हुई हैं, उन बड़ी घोषणाओं में जो बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां पे चल रहा है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश राज्य में हमेशा इस बात को देखने को मिलता था कि अलग अलग विभाग अलग अलग समय में अलग अलग डाटा प्रस्तुत करते थे। हमारी सरकार ने तय किया है कि हम यूपी के अंदर एक स्टेट डाटा अथॉरिटी का गठन करेंगे। स्टेट डाटा अथॉरिटी या उत्तर प्रदेश के अंदर रियल टाइम डाटा और उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ साथ उसके लिए भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। बजट की जो हाइलाइट्स हैं उनमें से ये भी है। दूसरा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अन्य सेक्टर में कार्य करने के लिए डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना, यह भी बजट में इसका प्रावधान, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। मेडटेक और डीपटेक के लिए एआई मिशन की घोषणा, यह भी इस बजट के अंदर है, जिससे युवाओं के लिए स्किल युवा को अधिक से अधिक जॉब हम उपलब्ध करवा सकें। इसके लिए उनकी स्किलिंग की प्लानिंग भी इस बजट में, उसका महिला उद्यमी उत्पाद और विपणन केंद्र के रूप में उसे विकसित करना, सी मार्ट के रूप में लोकल स्तर पर एसएचजीज के माध्यम से उन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी घोषणा ये भी है, जिसमें स्थानीय स्तर की महिलाएं एसएचजीज के माध्यम से जो अपना लोकल गांव में, शहरी क्षेत्र में अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, महिला स्वयंसेवी समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। सिटी इकोनॉमिक जोन एससीआर, काशी मिर्जापुर इकोनॉमिक जोन, प्रयागराज चित्रकूट इकोनॉमिक जोन, कानपुर झांसी इकोनॉमिक जोन, ये क्लस्टर डेवलप करने की एक नई कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद जन विश्वास सिद्धांत, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है यह जन विश्वास सिद्धांत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम 17 में जब आए थे, यूपी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग थी वह लगभग 13-14 पे रैंकिंग थी हमारी। हम लोगों ने पहले 3 वर्ष के अंदर इसको नंबर 2 पर लाने में सफलता प्राप्त की। फिर यूपी ने चीफ अचीवर स्टेट के रूप में अपनी
अपने आप को स्थापित किया। अब हम जन विश्वास सिद्धांत के रूप में निवेश करने वाले निवेशक को सिंगल विंडो सचमुच दिखाई दे, इसके लिए उन सभी चीजों में रिलैक्स करना, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग आदि की कार्रवाई को अधिक सरल और सहज बनाने के लिए हमें इस दिशा में आगे कार्य कर, इस दिशा में इसको अब लागू करने की दिशा में यूपी आगे बढ़ा है। प्रदेश में डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप योजना, इस स्कीम को भी यूपी ने आगे बढ़ाने की दिशा में इस बजट में इस पर कार्य किया है। लेकिन इन सभी पर हमें सफलता तब मिली है जब प्रदेश के अंदर उस प्रकार के वातावरण को बनाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। खासतौर पर उसके लिए प्रयास किए गए रूल ऑफ लॉ, यही रियल ग्रोथ है, यही उसकी गारंटी है। यानी रूल ऑफ लॉ रियल ग्रोथ की गारंटी है। हर व्यक्ति सुरक्षा की गारंटी चाहता है और वह गारंटी आज यूपी दे रहा है। सुरक्षा है, स्मार्ट पुलिसिंग है और त्वरित न्याय व्यवस्था, यह नागरिकों को भी और निवेशकों को भी दोनों को सुरक्षित और एक भरोसेमंद वातावरण देने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। इससे प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है दोनों स्तर पर। अब कोई सोच सकता था यूपी में 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश के प्रस्ताव आएंगे? यूपी का मृतप्राय सा हो गया एमएसएमई सेक्टर फिर से ग्रोथ करके 3 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करेगा। आज ये यूपी में संभव हो रहा है, आज ये यूपी में दिखाई दे रहा है, यूपी में हुआ है। और उसी दिशा में ये बजट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को फोकस करते हुए आज यहां पे प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में कुछ अन्य सेक्टर को भी छुआ गया। अन्नदाता किसान, अन्नदाता किसान भारत जैसे कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था और उसके विकास की धुरी है। हमारा यह मानना है कि अन्नदाता किसान, यह अन्नदाता केवल लाभार्थी नहीं है, यह विकास का भागीदार है। अब अन्नदाता से उसे उद्यमी बनाने की दिशा में नए प्रयास क्या हो सकते हैं, इस दिशा में एक नए प्रयास, इस विकास की यात्रा में प्रदेश का अन्नदाता भी सक्रिय साझेदार बने, इस दिशा से कृषि को इनकम बेस्ड और वैल्यू एडिशन मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कृषि विभाग में डीजल पंप सेट को, जो भी प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, हम लोगों ने सिंचाई की क्षमता का विस्तार किया है। 40 लाख के आसपास ट्यूबवेल ऐसे थे जिनमें से 16 लाख ट्यूबवेल जिनका इलेक्ट्रिफिकेशन पहले से था, हमने उन्हें फ्री बिजली की व्यवस्था की। लेकिन 23 लाख ट्यूबवेल ऐसे थे जो डीजल से संचालित हो रहे हैं, उन्हें फेज वाइज सोलर के साथ जोड़ने की एक बड़ी स्कीम के लिए हम लोगों ने इस बजट में घोषणा की है। ये सोलर पैनल क्लस्टर रूप में भी और इंडिविजुअल रूप में भी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। पीएम कुसुम योजना का लाभ भी उसके साथ जोड़ेंगे और इसके तहत एक बड़ी स्कीम की घोषणा इस बजट में हुई है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और लघु सीमांत किसानों को 90% अनुदान और अन्य किसानों के लिए 80% किसान, इसमें सब्सिडी की घोषणा हम लोगों ने की है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 26 के तहत नाबार्ड नेप किसान के साथ एफपीओज हेतु भी एक रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था, यानी जो एफपीओ संचालित करते हैं
उन एफपीओज के लिए भी उन्हें अतिरिक्त सुविधा और उसको फैसिलिटेट किया जा सके, इस दिशा से भी सरकार ने बजट में घोषणा की है। गन्ना के साथ ही तिलहनी और दलहनी अंतः फसली खेती, यानी अब तक होता क्या, हम एक फसल लेते थे एक समय में, गन्ना के साथ कोई दूसरी फसल नहीं ले पाते थे। इसके साथ भी उस दलहनी और तिलहनी फसलों को बोया जा सकता है, दोनों का लाभ होगा। लेकिन इससे पहले कुछ प्रगतिशील किसानों को हम लोगों ने प्रोत्साहित किया, लेकिन इस बजट में हम लोगों ने इसके लिए अच्छा प्रावधान किया है। और यूपी के किसानों का जो प्रोडक्ट है वह एक्सपोर्ट हो सके, इसके लिए एग्री एक्सपोर्ट हब्स के रूप में हम लोगों ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने की कार्रवाई आगे की है। इसमें उत्तर प्रदेश में कृषि और बागवानी उत्पादों की जो क्वालिटी है और उसका प्रोडक्शन है, इस दिशा में भी सरकार ने इस बजट में उसका प्रावधान किया है। वर्ल्ड बैंक के साथ हम लोग मिलकर के यूपी एग्रीज प्लेटफॉर्म, यूपी एग्रीज के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने इसके विस्तार की व्यवस्था भी की है और इसको एआई टूल्स के साथ जोड़ने की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग यहां पे कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में भी एक बड़ी घोषणा इसमें की गई है। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना, इसमें उत्तर प्रदेश में इस बार हम लोगों ने बजट में 2 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण की क्षमता विकसित करने का टारगेट भी तय किया है। यानी स्टॉक, यहां पे प्रदेश के अंदर वेयर हाउसिंग का निर्माण हो, बड़े बड़े गोदाम बने, इसके लिए विशेष सब्सिडी की व्यवस्था, इसके लिए हमारी पहले से पॉलिसी है। उस पॉलिसी के दायरे में जो भी निवेश करना चाहेगा उसको हम प्रोत्साहित करेंगे और ये इस भी स्कीम हम लोगों ने दी है। इसके अलावा पशुओं को बीमा सुरक्षा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा योजना में भी हम लोगों ने एक प्रावधान किया है, जिसमें 85% तक जो प्रीमियम होगी वह सरकार देगी और सरकार ने उसके लिए व्यवस्था की है। प्रदेश में मछुआरों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मंडी और फिश प्रोसेसिंग सेंटर के लिए भी धनराशि की व्यवस्था स्टेट में की है। लैंड लॉक्ड स्टेट में यूपी की प्रगति इस दिशा में देश के अंदर अग्रणी राज्यों में है और इस दिशा में उस जो कार्य करने की संभावनाएं हैं, इसमें वर्ल्ड फिशरीज प्रोजेक्ट सेंटर की स्थापना का भी एक बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को भी व्यवस्था की है। 4 चीनी मिलों की क्षमता संवर्धन के प्रावधान को, जिसमें छाता मथुरा के अश्वनी और लॉजिस्टिक हब, वेयरिंग हाउस कॉम्प्लेक्स हेतु भी धनराशि का प्रावधान किया है और अन्य चीनी मिलों में भी इसकी व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं। मित्रों, बजट में अलग अलग विभागों के लिए सभी बजट प्रावधान में काफी वृद्धि की गई है। खासतौर पर जो बजट के प्रावधान हुए हैं, इसमें हमारा अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए भी इसमें काफी वृद्धि हुई है। आगरा लखनऊ से हरदोई फर्रुखाबाद गंगा एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। गंगा एक्सप्रेस वे से प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र तक यानी शक्ति नगर तक इसके विस्तार का घोषणा हुई है। गंगा एक्सप्रेस वे को मेरठ, हरिद्वार तक ले जाने के लिए भी बजट में घोषणा की गई है और पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे को यानी सोनभद्र के शक्तिनगर तक, चंदौली, गाजीपुर तक ले जाने के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। यूपी बायोफ्यूल प्लास्टिक केंद्र को भी विकसित करने की कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और एफडीआई फॉर्च्यून 500 के अंतर्गत आने वाली जो कंपनियां हैं, एफडीआई के लिए आने वाली कंपनियों के लिए भी विशेष प्रावधान हम लोगों ने इस बजट में उसकी घोषणा भी की है। इसके साथ ही
एमएसएमई सेक्टर में काफी बड़ी संख्या में हम लोगों ने इसको प्रोत्साहित करने के लिए कार्य किया है और एक बड़ा घोषणा हर जिले में स्किल डेवलपमेंट के एक बड़े केंद्र को, जहां से हम हब एंड स्पोक मॉडल पर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन, इसके लिए भी प्रावधान की घोषणा की है, जिसमें 50 एकड़ से लेकर के 100 एकड़ क्षेत्रफल के एक बड़े क्लस्टर में स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के साथ ही अन्य कार्यक्रमों को भी लागू करने का एक विशेष कार्यक्रम किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना के अंतर्गत भी स्थानीय खाद्य पदार्थों की ब्रांडिंग की जा सके, इसको प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है और उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उन्हें डिजिटली सक्षम बनाने के लिए हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत जो चालू वर्ष में उनके लिए टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण के कार्यक्रम के लिए धनराशि की व्यवस्था भी इस बजट में की है। और इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर में खासतौर पर जो पुराने कंबल कारखाने थे, उन कंबल कारखानों को आधुनिकीकरण करने की दिशा में, क्योंकि हर वर्ष हम लोगों को, गरीबों को कंबल वितरण करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने पड़ते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने इस बजट में इसका प्रस्ताव किया गया है। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए विशेष, जिसमें उत्तर प्रदेश एआई मिशन की व्यवस्था, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इंडिया एआई डाटा लैब्स की स्थापना, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना का भी विशेष प्रावधान इस बजट में हम लोगों ने यहां पर किया है। और जो मैंने पहले भी कहा है कि जो डाटा सेंटर की मांग को देखते हुए इसमें काफी बड़े विस्तार को आगे हमने इसका विस्तार किया है। प्रदेश में कई डाटा सेंटर की वर्तमान में स्थापना हो रही है, लेकिन इनका डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना हो जो एआई के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आज सरकार ने इसकी भी घोषणा की और उसके लिए बजट की घोषणा की है। और डाटा सेंटर क्लस्टर की इस नई योजना से भी हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मॉडल दिए थे, खासतौर पर ऑपरेशन कायाकल्प हो या फिर उन बच्चों के लिए जो निराश्रित थे या निर्माण श्रमिकों के बच्चे थे, उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय के मॉडल दिए थे। अटल आवासीय विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उसी तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद में हम लोगों ने व्यवस्था की है कि सीएम कंपोजिट विद्यालय की स्थापना, यह हर जनपद में 2-2 विद्यालयों के लिए हम लोगों ने धनराशि का प्रावधान भी इस बजट में सभी 75 जनपदों के लिए किया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर कस्तूरबा गांधी विद्यालयों, अभी बहुत कुछ हमारे विकासखंड ऐसे थे जहां पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं थे या कस्तूरबा गांधी विद्यालय की मांग हो रही थी, वहां पे उनके विस्तार के कार्यक्रम को हम लोगों ने एक व्यवस्था की है। और प्रदेश के जो हमारे प्रसिद्ध स्कूल हैं, माध्यमिक स्कूल हैं, इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भी, उनके शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए भी, वहां पे जो मानदेय पे शिक्षक हैं, इनके लिए भी हम लोगों ने कैशलेस यानी आयुष्मान भारत की तर्ज पर कैशलेस उपचार की व्यवस्था के लिए धनराशि की व्यवस्था भी इसमें की है। सभी प्रकार के शिक्षकों को इसके साथ हम लोगों ने जोड़ा हुआ है, ये सभी चीजें की हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग माध्यमिक स्तर से ही हम करना प्रारंभ करेंगे, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है। बालिकाओं के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है और ड्रीम स्किल लैब क्लस्टर के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर अन्य उसमें हमारे जितने भी यानी टेक्निकल एजुकेशन में प्रदेश सरकार ने शिक्षा, कौशल, तकनीकी और सशक्त उसके
सशक्त त्रिकोण के लिए एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, डाटा साइंस जैसे उभरते क्षेत्रों में भी हम लोगों ने इसको और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में इसका प्रावधान भी इस बजट में हम लोगों ने टेक्निकल एजुकेशन की दृष्टि से प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश सरकार स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स इसको बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने स्टेम एआई मिशन राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के साथ हम इसको जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम के साथ आगे बढ़े हैं, जिसमें एआई एनेबल्ड लैब, स्किल डेवलपमेंट के साथ इसको जोड़ने का कार्यक्रम और एआई से जुड़ी हुई जो सामग्री है वह स्थानीय भाषा में यानी हिंदी में भी उपलब्ध हो सके, इसके लिए कार्य हो रहा है। इसके साथ ही इस दिशा में नॉलेज पार्टनर के रूप डीप टेक के लिए प्रदेश के अंदर आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू और अन्य संस्थानों को भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था यहां पर हम लोगों ने इस बजट में इसकी घोषणा की है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान से जुड़ी हुई कार्यक्रम को भी हम लोगों ने ई क्यूब के रूप में एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्राइज और एक्सीलेंस की यात्रा को जोड़ते हुए पिछले 9 वर्ष में महिला श्रम बल उत्तर प्रदेश के अंदर 13% से बढ़कर के 36% हुआ है। इसको और अधिक बढ़ाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की है, जो अभी यूनियन बजट में सी मार्ट की तर्ज पर कार्य करेगा। इसके अलावा महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड की योजना भी घोषित की गई है, जिसमें महिलाओं की आय बढ़ाने, लखपति दीदी के लक्ष्य को आगे बढ़ाने, ब्याज मुक्त पूंजी उपलब्ध कराने हेतु यानी उन्हें छोटी छोटी योजनाओं के लिए ब्याज पर किसी बैंक। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।